Hello guys, welcome back to my channel, and today we are discussing about the new chapter number 9, financial management, and this chapter is from part B of business studies class 12 और पार्ट बी जो है बिजनेस स्टडीज के अंदर। पहले इसके अंदर हम क्या करते थे, बिजनेस के अंदर जो पार्ट ए था उसके अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते थे। ठीक है, अब हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, before start my video, please subscribe my channel and like and share my video with your friends. Let's start the next chapter और topic. आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि हम किसकी मैनेज करना है, हमें किसको मैनेज करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है। इज इट क्लियर? फाइनेंस को मैनेजमेंट हम लोग ने मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था? जब हमने पार्ट ए किया, हमने मैनेजमेंट में क्या पढ़ा कि यही पढ़ा कि हमें कैसे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए उसको हमें कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम पैसा लगाते हैं तो पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ पर पैसा लगाना है, कौन सी कैपिटल पे लगाना है, हमें फिक्स्ड कैपिटल पे लगाना है, वर्किंग कैपिटल पे लगाना है, किस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है पैसों का, हर चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अगर हमारी जो हमारा फाइनेंस है, पैसा जो है, अगर कहीं हमें मान लीजिए इस समय हमें कोई नई मशीनरी खरीदनी थी लेकिन हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, हमें कहीं ना कोई लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो उस लॉसेस से बचने के लिए, बहुत अच्छे से सरवाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंस को भी मैनेज करके रखते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है? बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस यानी जो बिजनेस के अंदर जितनी मनी रिक्वायर्ड है हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। यानी बिजनेस के अंदर हमें जितना पैसा लगाना है, जितना फाइनेंस लगाना है, जितनी उस मनी की, उस पैसे की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। अब फाइनेंस इज नीडेड, फाइनेंस हमें कहाँ कहाँ ज़रूरी है? टू एस्टैब्लिश बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट और डाइवर्सिफाइंग इट। इसको एक एग्जांपल से करते हैं। फाइनेंस हमें कैसे कैसे कहाँ पर ज़रूरी होता है। मान लीजिए टू एस्टैब्लिश बिजनेस, मैंने एक बिजनेस एस्टैब्लिश करा तो उसके लिए मुझे फिक्स्ड कैपिटल लगानी पड़ेगी। पहला फाइनेंस ही मेरा ये होगा, मुझे उस बिजनेस के अंदर क्या करनी पड़ेगी? कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर टू रन इट, उसको चलाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या पता मुझे थोड़ी एडिशनल कैपिटल को भी इन्वेस्ट करना पड़ जाए। टू मॉडर्नाइज इट, मॉडर्नाइज यानी मॉडर्न तरीके में उसको, बिजनेस को लेकर आना। कई बार नई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो नई टेक्नोलॉजी को बिजनेस के अंदर लेकर आना, क्या नया सेटअप कर देना। ठीक है, फिर आता है टू एक्सपैंड इट, उसको एक्सपैंड करना यानी अपना, मैंने बिजनेस खोला, उसमें कैपिटल वगैरह भी लगाई, अब मुझे उसको बढ़ाना है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करना है, तो मुझे और कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उससे जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उससे मैं क्या करूँगी, उस बिजनेस को और एक्सपेंड करूँगी और उसको डाइवर्सिफाई करूँगी, उसको चेंज भी कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको चलाने के लिए, बिजनेस को रन आउट करने के लिए, बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, इन जगह पर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंस को हमें मैनेज करना है। ठीक है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं? अब फाइनेंस को मैनेज करने के लिए देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन, अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यानी
फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न होता है? अच्छे से एक्विजिशन यानी अरेंजमेंट करना, बहुत अच्छे से हमें फाइनेंस का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, उसको एलोकेट करना है। एलोकेट करने का मतलब क्या है कि जहाँ पर अभी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको उस पैसे को लगाना है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी पैसा हमें मिलता है, प्रॉफिट में मिले चाहे कैसे भी मिले, जिस भी फॉर्म में हमें मिलता है, हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, कई बार डिविडेंड भी मिलते हैं, तो उसको भी हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है वो भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखना पड़ता है। ठीक है, अरेंजमेंट किस तरह से होता है रिसोर्सेज का? हमारे पास दो तरह के फंड्स होते हैं, एक होता है ओनर्स फंड, ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं हमारे पास होता है बोरोड फंड। ठीक है, ओनर्स फंड कौन से फंड होते हैं? ओनर्स फंड आर दैट फंड्स जहां पर जो इन्वेस्टर है, यानी मैंने अगर बिजनेस खोला है तो वहां पर मैं अपना ही पैसा लगाऊंगी, या हम लोग जब शेयर्स इशू करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम लोग ओनर्स फंड कहते हैं। ठीक है, बोरोड फंड वो फंड होता है जब हम किसी से बोरो करते हैं, मनी लेते हैं और अपने बिजनेस में लगा देते हैं। जैसे मेरे को बिजनेस रन अप करना था तो मैंने कोई लोन ले लिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए, इसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं? बोरोड फंड्स के अंदर कंसिडर करते हैं। फिर आता है द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म। यानी जो फाइनेंशियल मैनेजर है कंपनी के अंदर, वो क्या करते हैं, किसके ऊपर डिसीजन लेते हैं? शेयर होल्डर्स, जो फर्म के शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि वो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर होते हैं उस कंपनी के। ठीक है, ये जो टॉपिक आज मैं करा रही हूँ इसका एक क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये क्वेश्चन इसी नोट्स के अंदर फुल कवर हो जाता है। अगर आप जितना मैंने लिखवाया है यहाँ पर दिए हैं आपको नोट्स, अगर आप उतना लिख लेते हैं, दैट इज अ कंप्लीट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, he must implement financial decisions which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholders। यानी जहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली प्रूव हो जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं क्या मिलता है? कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। अब फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं? वो डिसीजन जो कि हम फाइनेंस के ऊपर लेते हैं, यानी कहाँ पर हमें पैसा लगाना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। ये फाइनेंशियल डिसीजंस तीन तरह के होते हैं जो हम करेंगे आगे। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है और कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक ठाक है ये चैप्टर। फिर आता है हमारे पास सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अब ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? कि हमें क्या बढ़ाने हैं? इक्विटी शेयर्स के प्राइस बढ़ाने हैं, करंट प्राइस बढ़ाने हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं, और वी कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द शेयर होल्डर्स। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एम ये भी होता है कि जो वेल्थ है उनके ओनर्स की, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ है उसको भी क्या कर सकें ये लोग? मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, उनसे क्या होगा कि जो अब उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फिर आता है इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय, ये किन किन कारणों से पॉसिबल है? इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। ये ध्यान रखना कि आपको सफिशिएंट फंड मिल रहा है एक अच्छे खासे यानी ठीक ठाक प्राइस के अंदर। दूसरा, इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इफेक्टिव अच्छे से यूटिलाइज करना है उन फंड्स का। ये नहीं कि अगर हमें फिक्स्ड कैपिटल में चाहिए थे वो पैसे और हम वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जहां पर हम पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी जो हम डे टू डे लाइफ के लिए जो पैसा लगाते हैं, एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी हम अपने जो फंड्स हैं उसकी सेफ्टी भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, रिजर्व्स बना सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट का। जो मुझे प्रॉफिट हुआ अब वो मैं सारा फिर खर्च कर दूंगी तो मेरे पास क्या एक सरप्लस बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एज अ रिजर्व भी एक फंड रिजर्व जो होते हैं, हम जनरल रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं उनको एक रिजर्व के अंदर एक अलग से हम सरप्लस बना सकते हैं कि अगर हमें आगे कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस दर से पैसा निकाल कर इन्वेस्ट कर सकें। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, उन प्रॉफिट्स को क्या कर दें, अपने बिजनेस के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट कर दें या किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करके उसके शेयर होल्डर बन जाए। ठीक है। कैसे करना है, बहुत अच्छे से उस पैसे को इस्तेमाल करना है। द फर्स्ट वन इज इंश्योर अवेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, कि ढंग से हमारे पास एक पूरा सफिशिएंट फंड हो अच्छे खासे प्राइस में। इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि जो हमारा फंड है उसकी हम बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकें। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। इज इट ओके? फिर however the current price of equity shares should not be maximized by manipulating the share prices, यानी जो करंट प्राइस है इक्विटी शेयर का हम उसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते मैनिपुलेटिंग द शेयर प्राइस, यानी शेयर प्राइसेस में हम बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रादर इट शुड बी मैक्सिमाइज बाय मेकिंग एफिशिएंट डिसीजंस, यानी ये किस की वजह से हो सकता है, जब हम क्या लें, एक अच्छा डिसीजन लें विच आर डिजायरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, जो कि सही भी हो उस कंपनी की ग्रोथ के लिए, एंड आर वैल्यूड पॉजिटिवली बाय द इन्वेस्टर्स एट लार्ज, यानी और उसका क्या एक हो सके, उस इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एक लार्ज बेनिफिट भी मिल सके। ठीक है। अगर मेरा मान लीजिए प्राइस 10 रुपये था शेयर का, तो अगर मैंने उसको वहाँ पर 12 रुपये कर दिया तो ये अच्छा नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, अपने शेयर का प्राइस मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी, तो हमारे शेयर के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ डिसीजन इज टेकन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन, अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें कोई नई मशीन चाहिए, द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट सो दैट सम वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है कि अगर हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक नई मशीनरी लेनी है, नई टेक्नोलॉजी आई है और मुझे पता है कि उसका जो बेनिफिट होगा वो मुझे बहुत टाइम तक, लॉन्ग ईयर्स तक भी मिल सकता है, और साथ ही साथ मेरी जो कॉस्ट होगी उससे क्या होगी, मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम आएगी, तो वो बेनिफिट हमें ले लेना चाहिए। ठीक है। और अगर ये बेनिफिट किसी शेयर होल्डर को मिलता है तो समझ जाइए कि ये बेनिफिट उन पर्सन्स के किसको मिल सकता है, क्रेडिटर्स को भी मिल सकता है, उनके लेंडर्स को भी मिल सकता है, उनके एम्प्लॉयज़ को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। इफ शेयर होल्डर्स आर गेनिंग इट इम्प्लाइज दैट ऑल द क्लेमेंट्स आर ऑल्सो गेनिंग, यानी वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से गेन करेंगे, बिकॉज द इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट पेड ओनली आफ्टर द क्लेम्स ऑफ ऑल अदर क्लेमेंट्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को उतना पैसा दिया जाता है, यानी उनको कब पे किया जाता है, जब और जो क्लेमेंट्स हैं उनका पैसा जब हम चुका देते हैं उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। तो यानी वो बेनिफिट इन लोगों के पास भी जाता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, उनके एम्प्लॉयज हो गए और लैंडर्स हो गए, हैव बीन ड्यूली पेड। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, जब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसा नहीं मिलता है, और अगर उनको पैसा मिल रहा है और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी हुआ है तो इसका मतलब जो क्रेडिटर्स हैं और मतलब मेनली जो अदर क्लेमेंट्स हैं उनको भी उससे बेनिफिट होगा। इस वीडियो के अंदर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है।
define financial management and explain objective of financial management. That is very 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 important question. और इसी नोट्स को अगर आप पूरा लिख लेते हैं, आई एम श्योर यू विल बी गेन मोर मार्क्स. चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड तब तक के लिए बाय बाय.